नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी गुरुवार की मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। अलग अलग विषय पे हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत पूरे देश में चर्चा हो चुकी है और चल भी रही है। उसके फ़ायदे गैरफ़ायदा, तो कितना प्लस पॉइंट है, कितना माइनस पॉइंट है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके नहीं कर रहे, पर हमारे देश में शिक्षा की जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम लाए पूरा एजुकेशन सिस्टम, आज़ादी का लड़ाई जब चल रहा था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो एक सपना था सबका कि सबको शिक्षा मिलेगी, और वो शिक्षा मैन मेकिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, वो सपना था, वो ख्याल था। आज जो शिक्षा का हाल है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम शिक्षा की व्यवस्था लाए, उसमें बात तो थी कि डेमोक्रेटिक और सेक्युलर और साइंटिफिक एजुकेशन रहेगा, पर वो बदलाव आता रहा और ग्राउंड लेवल पे जो लिटरेसी रेट हमारा होना चाहिए, एडल्ट एजुकेशन भी लाए, डिस्टेंस एजुकेशन भी लाए, बहुत कुछ हमने कोशिश किया कि हमारा लिटरेसी रेट को इम्प्रूव कर पाए। फिर भी हमारे लिटरेसी रेट को जितना आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इतना चेंज नहीं कर पाए। हमसे पीछे काफ़ी देश आज़ाद हुए, उनका जो परफॉर्मेंस है एजुकेशन के क्षेत्र में हमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन भी है। हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते रहे, डिग्री वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट मिले या मैन मेकिंग प्रोसेस का एजुकेशन समझे, और गवर्नमेंट एजुकेशन या प्राइवेट एजुकेशन, वो तो 86 के बाद का डिस्कशन है। पहले तो हम सब लोग यही समझते थे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का बोलते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनकी बात पे सीमित हो जाता है, पर स्टेट की जिम्मेवारी एजुकेशन, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक मूलभूत डिमांड था कि एजुकेशन फॉर ऑल, और ये स्टेट की जिम्मेवारी रहेगी। स्टेट की जिम्मेवारी होनी चाहिए, और स्टेट की जिम्मेवारी हो, पर उसका कौन सिलेबस कौन ये करेगा, स्कूल कैसी होगी, क्या उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, कौन से साल से एडमिशन के लिए बच्चे को क्वालिफाई करेंगे, पास फेल सिस्टम होगा कि नहीं, बहुत सारे इश्यूज जो एजुकेशन के साथ दूसरे जो इश्यूज है उसके बारे में भी हर बार नई नई बातें आती रही। और ये स्टेट की जो जिम्मेवारी थी उसको हमने गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एजुकेशन तक सीमित रखा, और उसके कारण गवर्नमेंट फंड के कारण गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस भी काफ़ी रहा। गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस हर चीज़ में रहा, सिलेबस से लेके शिक्षा, मतलब टीचर्स रिक्रूटमेंट से लेके, स्कूलों का मेंटेनेंस को लेके, स्कूलों की परमिशन को लेके बहुत सारे मसले हैं। फिर भी आज हमारे साथ जो हमारे स्पीकर डॉक्टर इलाबेन जोशी बात करने वाले हैं, बेसिकली वो रिसर्चर है। वो मेरा परिचय तो मेरे गुरुजन भी थे जब मैं स्टूडेंट थी, और बाद में हम लोग एक्टिविस्ट फ्रेंड के रूप में भी हमारा संबंध में नया परिवर्तन भी आया। और उन्होंने जो रिसर्च किया है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बैनर के नीचे, तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूलों का क्या हाल है, रिसर्च को काफ़ी साल हो चुके, एकदम नया रिसर्च नहीं है, पर वो बेसिक जो कमियां रही है या बेसिक जो बात रही है एजुकेशन को लेके, उसके बारे में वो बात करेंगे। डॉक्टर इलाबेन जोशी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सम एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मैं भी हिंदी में बोलने का प्रयास तो करती ही हूँ, देखते हैं कब तक कहाँ तक चलता है। एजुकेशन की जब हम शिक्षण की बात कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो छोटा क्षेत्र नहीं है। वो क्षेत्र पूरा, मैं पूरे क्षेत्र के बारे में बात करूँगी ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकती। मेरा रिसर्च हो या और कोई भी काम हो, वो पूरा क्षेत्र हम कभी 1 घंटे में या कभी कर ही नहीं सकते। और यहाँ में एडल्ट एजुकेशन वो तो सब जाने ही देना है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। लेकिन जो स्कूल कॉलेज का एजुकेशन है उसकी ही मैं बात करने वाली हूँ, और उसमें भी इतनी बातें हैं कि हम वो करते करते ही थक जाते हैं
या फिर हमारा समय निकल जाता है। तो ये, और यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने ली है। एक तो मेरा रिसर्च जो 2005 का है, 2005, अभी तो ऑलमोस्ट उसको 25 साल होने को आए, अभी नहीं हुए, हो जाएंगे। लेकिन ये करने से पहले थोड़ा मुझे दिल में हो रहा था कि इतना पुराना रिसर्च की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर यहाँ मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिला कि नहीं नहीं, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। फिर थोड़ा डेटा देखा कि क्या है, अभी क्या परिस्थिति है, और 2005 की मैं बात कर रही हूँ, तो तब क्या था। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि जब मेरा रिसर्च मैंने 2005 में किया, तब 40,000 प्राथमिक शाला थी गुजरात में। अभी कितनी है वो आप, हम तो विश्व गुरु है, हम तो डेवलपमेंट के बहुत बड़े गुरु के साथ का ये स्टेट है, हमारा गुजरात है। उनको भी 25 साल होने को आए हैं। पहले 50 साल में 40,000 स्कूल हुई, तो दूसरे 25 साल में हम कितनी 50,000 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा गुजरात है। जो जितना भी है गुजरात में, तब 25 ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, और 226 तालुका थे, और 40,000 शालाएँ थी, स्कूल थी। अब कितनी है, कोई भी मुझे बता सकता है? आपको कितनी लगती है? मैं तो एक्सपेक्ट करती थी 50,000 होगी कम से कम, क्योंकि यहाँ तो इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है। सब इनाम गुजरात को ही मिलते हैं, सफाई का इनाम हो, एयरपोर्ट का इनाम हो, सब तो गुजरात को मिलते हैं। जितना ये रिवर फ्रंट हो गया, पुल हो गया बहुत बड़ा, अटल पुल हो गया, जिसके बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं, तो मैंने सोचा तो शाला तो बढ़ ही गई होगी, बहुत सारी बढ़ गई होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, 7,000 स्कूल्स कम हो गई। 40,000 होती जो थी पहले, उसमें से आज 33,000 है, 33,000 है। अब ये जो दिखता नहीं है, उसका तो कोई महत्व है नहीं। शाला क्या दिखती है, और वो भी सरकारी शाला की बात कर रही हूँ, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मीनाक्षी बहन ने बोला कि मैंने GIT यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए ये अभ्यास किया था, तो वो तो सरकारी शालाएँ के लिए ही किया था। और उन्होंने मुझे स्पष्ट रीत से बोला था कि आप शहर की शालाएँ मत लो, क्योंकि शहर के शिक्षक आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं और हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं हो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं उस टाइम, मुझे भी गाँव में जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं गाँव में जाके देखूं। कहाँ चांस मिलता है गाँव में जाने का और ये सब देखने का? पैसे चाहिए, फंड चाहिए रिसर्च के लिए, ऐसे तो रिसर्च होते नहीं है। तो मैं तो बहुत खुश थी, उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं थी। तो मेरी सब शालाएँ छोटे छोटे गांव की थी, जहाँ जहाँ मैं गई, और हमने 7 जिले लिए, लेकिन 40,000 से अभी 33,000 हो गई। ये हमारा डेवलपमेंट हुआ। उस दिन रोहित भाई बोल रहे थे कि एक भी बंद है वो नहीं बनाया नया, सब पुराने ही है। नर्मदा की हाइट बढ़ाई है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं हुआ। ये सब दिखता नहीं है। अटल ब्रिज दिखता है, रिवर फ्रंट शायद दिखता है। शहरों में ये सब होता है तो जल्दी दिखता है, और मीडिया वाले को दिखना चाहिए, कैमरा को दिखना चाहिए, बाकी तो उसका कोई महत्व होता नहीं है। तो ये तो मुझे लगा कि ये तो क्या, मेरी 25 साल पुराने स्टडी है, फिर भी उसमें क्या। जब आप 7,000 स्कूल कम कर सकते हो, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हो? ये कैसा डेवलपमेंट है पता नहीं। एनीवे, मुझे ये अब कोई रंज नहीं है कि मैं 2005 का स्टडी आपके सामने रख रही हूँ, कोई भी बिल्कुल रंज नहीं है, क्योंकि ये
इसका मतलब यही हुआ कि सरकार का ध्यान ही नहीं है या सरकार ध्यान देना चाहती ही नहीं है। कि शाला का एक छोटा सा मकान बना देंगे गांव में, किसको दिखने वाला है? मीडिया भी नहीं जाएगी वहाँ पे, तो छोड़ो इसको, ये हमारे उसमें नहीं आएगा, हमारे प्रोग्राम में ये नहीं आता है। तो जैसे मैंने बोला 25 जिले थे उस टाइम और 226 तालुका थे, अभी तो ज़्यादा हो गए। उसमें से हमने 7 जिले के शाला ली थी। 7 जिलों में हमने अलग अलग जिले लेने के, डिस्ट्रिक्ट लेने की कोशिश किया था। जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा। गांधीनगर अहमदाबाद तो ठीक है, अच्छी स्कूल होगी। गांधीनगर जिला और अहमदाबाद जिला, गांव शहर नहीं, मैं शहर की बात नहीं कर रही हूँ, जिला की बात, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। आप अहमदाबाद सुन के ऐसा मत सोचिए कि मैं अहमदाबाद की शाला यानी कि सरकारी शाला की बात कर रही हूँ, वो तो हम जानते हैं यही हुआ है सब कुछ। आनंद खेला एक यूनिट हो गया कि चलो वहाँ पे बहुत सारे एनआरआई भी है, और ऐसा नहीं है कि पूरा जिला और पूरा डिस्ट्रिक्ट इतना डेवलप हो गया है। वहाँ खेतीबाड़ी अच्छी है, खेती का काम अच्छा है, लेकिन सब उस टाइम पे एनआरआई नहीं थे। तो वो हमारा थोड़ा ऐसा है कि हमने लिया वो कि चलो अच्छे ज़िले में ये 4। फिर हमने कच्छ लिया। कच्छ का बहुत अच्छा हम आशा नहीं रख रहे थे, क्योंकि कच्छ की लाइफ ही बहुत मुश्किल है, कच्छ में रहना ही बहुत मुश्किल है, बहुत स्पार्स, बहुत कम उसका पॉपुलेशन है, ज़्यादा उसके एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, और लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। फिर हमने पंचमहाल लिया क्योंकि आदिवासी बहुत रहे वहाँ पे, आदिवासी की बस्ती बहुत है। और हमने लिया सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर पड़ता है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र आप उस टाइम अभी भी ऐसा ही है, फ्यूडल सिस्टम है। बहनों की जो स्टेटस है बहुत कम है, बहुत लो है बहनों का स्टेटस अभी भी, और जो भी चलता है उसमें थोड़ा मेल डोमिनेशन ज़्यादा है। तो हमने वो ऐसा एक सौराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट लिया था, और उस डिस्ट्रिक्ट में हमें बोला गया था कि आप विद्यार्थी को छोड़ दीजिए, विद्यार्थी लेने की कोशिश करेंगे तो वो क्लास में होंगे, बिज़ी होंगे, टीचर भी नहीं मिलेंगे, विद्यार्थी भी नहीं मिलेंगे, शिक्षक भी नहीं मिलेंगे, आपको विद्यार्थी भी नहीं मिलेंगे। और जैसे शाला छूटती है तो भाग जाते हैं, प्राइमरी के हैं वो उनको पकड़ के रखना, फिर उनको भूख लगी होगी, जाना होगा कहीं, तो अपने से ठीक से बात नहीं करेंगे, फिर छोटे बच्चे हैं। ये सब सोच के हमने विद्यार्थियों को छोड़ दिया। हमने सिर्फ शिक्षक पे इस स्टडी में ध्यान दिया, और शिक्षक में हमने सब तरह के शिक्षक लिए थे। विद्या सहायक जो सबसे नीचे स्तर पे होते हैं, जिनको पगार उस टाइम 2000 मिलता था, सिर्फ 2000। अभी कितना है, थोड़ा बड़ा होगा, 10-15 हज़ार हुआ होगा। उस टाइम 2000 मिलता था। फिर जो परमानेंट टीचर्स है, जो शिक्षक है, कायमी शिक्षक है, उनको भी लिया, और आचार्य को भी लिया। हमने तीनों तरीके के, उसमें भी बीच में है कोऑर्डिनेटर है, ये है वो है। यहाँ मैं सब बातें नहीं कर रही हूँ। और ये सब थे जो हमारा सैंपल था, जिसको 23 शालाएँ थी इसमें हमारे सैंपल में, और इसमें हमने 3 साल से भी कम अनुभव वाले जो सहायक होते हैं से लेके हमने 33 यानी कि मैक्सिमम जिनका अनुभव होता है, जिन शिक्षक का, उनको भी लिया। ये सब रेंज में हमने लिया था, और उनसे हमने इंटरव्यू भी 20 शिक्षकों का किया, और 26 हमने ग्रुप इंटरव्यू किए, क्योंकि हर जगह पे शिक्षक का इंटरव्यू लेना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 7 जिलों में घूम रहे थे हम, थोड़े दूर के थे, थोड़े नज़दीक के थे, रहने की गांव में जाते थे, रहने की व्यवस्था नहीं थी,
कि हम कहीं जाके ठहर पाए वो नहीं था। इसके लिए हमें सुबह में निकलना पड़ता था और रात को घर में आ जाना पड़ता था, ये सब काम ख़त्म करके। तो हम एक गांव में जा सकते थे, 1 या 2 गांव में जा सकते थे उस टाइम पे। तो ये हमने ऐसा काम किया था, इतनी शालाएँ हमने कवर की थी। इसमें हमने 3 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ली थी, लेकिन यहाँ मैं 3 चीज़ों की बात करूँगी क्योंकि वो हमें यहाँ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा, हमारे ज़्यादा रेलेवेंस होगा यहाँ पे उसका। एक तो उनको सगवड़ता यानी कि उनको फैसिलिटी तो है लेकिन हिंदी में याद नहीं आ रहा। एनीवे उनको फैसिलिटी क्या है, यानी कि वो क्या क्या काम करना चाहते हैं और क्या क्या करते हैं और कर सकते हैं। अगवड़ता क्या है, ये तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, सगवड़ता और अगवड़ता। और दूसरा था कि उनको क्या चाहिए, उनको कैसा काम करना है, उनकी फ़र्ज़ क्या है और फ़र्ज़ के लिए उनको क्या क्या चाहिए। उनकी फ़र्ज़ में तो बहुत लंबी लिस्ट आती थी, ये पूरी लिस्ट तो मैं लिख के नहीं लाई हूँ। वो फ़र्ज़ तो हम अभी सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई शिक्षक इतनी फ़र्ज़ बजा भी सकता है। जो लिखी हुई फ़र्ज़ें हैं, यानी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखी हुई, वो तो 10-12 थी और वो शिक्षण के इर्द-गिर्द ही घूम रही थी। शिक्षण के अलावा कुछ नहीं था, जो लिखी हुई उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो। लेकिन जो वो कर रहे थे, जो अभी उनको 2005 में कर रहे थे, अभी क्या कर रहे थे वो नहीं पता मुझे। 2005 में कर रहे थे, उनको एक तो सबसे बड़ा काम था कि उनको विद्यार्थी लाने थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए शाला में लाने, प्रवेश मेला बोलते थे वो लोग, उसको प्रवेश मेला बोलते थे, वो करना था। उनको इतनी दिक्कत नहीं थी प्रवेश मेला करने में। थैंक यू, 1 मिनट प्लीज़। थोड़ी थी दिक्कत क्योंकि प्रवेश कराना वो शायद टीचर का काम नहीं है। प्रवेश तो अपने आप होना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या फिर सरकार, जो भी वो लोग मानते अपना। फिर भी उनको इतनी दिक्कत नहीं थी और प्रवेश मेला ऐसे नहीं होता था। वो बहुत सारे बैनर तैयार करते थे, बहुत सारे पोस्टर्स तैयार करते थे, बहुत मज़े से कर रहे थे। मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स भी हैं उनके, बहुत मज़े से ये सब यंग टीचर्स स्पेशली कर रहे थे ये सब काम। इतनी दिक्कत वो देख के लगता है कि इतनी दिक्कत भी नहीं थी प्रवेश मेला करने में। फिर उनको पढ़ाना तो था ही, विद्यार्थियों को पकड़ के रखना था, यानी कि भाग न जाए विद्यार्थी, बच्चे हैं। फिर जो खाना देना है यानी कि मिड डे मील करना है, वो भी उनकी जवाबदारी थी। और जवाबदारी बढ़ती है, टीचिंग में भी जवाबदारी बढ़ती है कि वो GIET जैसी संस्था खड़ी हो गई, उसके 3-4 नीचे उनकी संस्थाएं थी। वो सब चाहते थे कि वो टेक्नोलॉजी में कुछ बनाए, शिक्षण के लिए मटेरियल तैयार करें और शिक्षक वो उसकी मदद लें, वो मटेरियल की मदद लें और शिक्षण आगे बढ़ाए। हमने ये बात तो उनकी पहले ही थी क्योंकि उनके लिए स्टडी किया था, बहुत सारी और बातें करनी थी। वो उस टाइम मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि आपको यही करना है, तो और सारी चीज़ें आप तो करनी ही पड़ती है, वरना आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसकी आपको बाद में पूरा समझ नहीं आता है, क्या दिक्कत है वो नहीं समझ आती है। तो वो टेक्नोलॉजी जो वो बना रहे थे उसका उनको इस्तेमाल करना था शिक्षकों को, यानी कि वो लोग बना रहे थे वीडियो प्रोग्राम। 2005 में वीडियो प्रोग्राम बना के दिखाने के लिए आपको टीवी चाहिए, टीवी तो थे, वो तो हमने देखा, टीवी तो बहुत सारी स्कूलों में थे। बिल्डिंग भी इतनी ख़राब नहीं थी, कई कई की ख़राब भी थी लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं थी। शायद मेरी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग उससे ख़राब होगी, तो मेरा स्टैंडर्ड बहुत लो था उस टाइम।
तो बिल्डिंग भी इतनी ख़राब नहीं थी। टीवी पे दिखाते हैं, अभी न्यूज़ में दिखाते हैं, क्योंकि वो आपको दिखता है, वो दिखाने लायक चीज़ है। जैसे अटल ब्रिज दिखता है, वैसे ये दिखाने लायक चीज़ है, तो वो लोग वही दिखाएंगे। बाकी उनको बहुत सारी, वो बोल रहे थे कि टीवी का प्रोग्राम दिखाने के लिए उनको 2 पीरियड सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। एक तो 1 घंटे का उनका, आधा घंटा पौना घंटा जो भी होगा उनका प्रोग्राम है, घंटे का था। और वो प्रोग्राम दिखाने के लिए पहले विद्यार्थियों को टीवी रूम में ले जाना पड़ता है, फिर वो भी उनका टाइम होता है जब ट्रांसमिशन होता है, अभी जैसा नहीं था। और फिर बाद में विद्यार्थियों को फिर से अपने अपने कमरे में लाना पड़ता है, तो वो 2 पीरियड का सैक्रिफाइस करना पड़ता है उनको। टीचर को बहुत सारा काम, बहुत सारा दिया हुआ था, और जो विद्यार्थी आते थे, कितने आते थे कितने नहीं आते थे वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आते थे उनको तो पढ़ाना था। तो वो बोल रहे थे हमें ऑडियो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें वीडियो नहीं चाहिए, हम ऑडियो होगा तो हम क्लास में, उस टाइम टेप रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्डर सबके पास था, स्कूल में भी थे, वो खुद भी ले जा सकते थे। टेप रिकॉर्डर का ईजाद हो गया था, अच्छे से उसका इस्तेमाल भी हो रहा था, तो हम ले जा सकते हैं, हम ऑडियो कैसेट बना के विद्यार्थी को सुना भी सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की जो संस्था है वो दे दे ऑडियो कैसेट तो भी हम सुना सकते हैं, और हमारा टाइम इतना, हमारा समय इतना बर्बाद नहीं होता जितना टीवी में होता है। अभी तो बहुत बात अलग हो गई है, लेकिन जो शहर की शालाएं हैं वो तो लैपटॉप कंपलसरी कर दिया है, बहुत छोटी होगी तो अभी लैपटॉप कंपलसरी है। गुजराती मीडियम में भी लैपटॉप कंपलसरी है आज की। मैं तो अहमदाबाद की बात जानती हूँ, थोड़ी बहुत, स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन कंपलसरी है लैपटॉप। उस टाइम तो लैपटॉप किसी के पास था भी नहीं, हमारे पास भी नहीं था, डेस्कटॉप था। शालाओं में भी, कई शालाओं में हमने देखा डेस्कटॉप तो दिया हुआ था, कंप्यूटर दिया हुआ था, टीवी दिया हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि एक होता है टीवी, उसको या आचार्य के कमरे में संभाल के रखते हैं या कहीं और जगह पे लैब जैसा कुछ होगा वहाँ संभाल के रखते हैं। उसको संभालना बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, उसका इस्तेमाल करना वो बात नहीं थी, उसको संभाल के रखना है। कंप्यूटर को भी संभाल के रखना है, ये संभालना तो कौन, बच्चों को कौन देगा, वो इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं देगा, शिक्षक को भी कोई नहीं देगा। तो वो जो टेक्नोलॉजी तैयार हो रही थी, उनके लिए जो प्रोग्राम बन रहे थे, शिक्षकों की मदद से विद्यार्थियों को दिखाते थे। शहर के ज़्यादा जाते थे, गांव के तो जा नहीं सकते, कम जाते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए सुविधा नहीं थी इतनी। तो ये तो बात बतानी थी। हम तो रिसर्च करते हैं तो सही बात बताने के लिए कर, वरना करते ही नहीं थे, क्योंकि उसमें हमारा पगार तो था नहीं, हमारा पगार तो कहीं और से आता था, तो हम क्यों करके दें? जब मुफ्त में करना है तो आप झूठ क्यों करके देंगे? किसी को खुश नहीं करना था। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनको चाहिए थी, ऑडियो टेक्नोलॉजी। वीडियो में वो लोग बहुत मुश्किल उस टाइम पे फील कर रहे थे कि हमें वीडियो टेक्नोलॉजी हम इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें ऑडियो टेक्नोलॉजी दे दीजिए। ऑडियो टेक्नोलॉजी तो ऐसा कोई, मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट को जानती नहीं थी कि जो लोग उनको ऑडियो टेक्नोलॉजी उनको दे और इसके बारे में उनको प्रोग्राम करके दे, वो तो मैं कुछ बता नहीं सकती थी उसके बारे में, वीडियो के बारे में बता सकती थी। उसके अलावा उनकी ये एक डिमांड थी, ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। वो लोग खुद टेक्नोलॉजी जो हम छोटी छोटी के बोलते हैं, जैसे दीवार पे लिखना है, जैसे पोस्टर्स तैयार करने हैं, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जिसको हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में शामिल कर सकते, वो शिक्षक बहुत खुश होके बनाते थे। वो तो देखा मैंने, कहीं पे भी किसी को भी रेजिस्टेंस नहीं था कि ये काम हम नहीं करेंगे, उनको मज़ा आता था, सब बैठ के अच्छे से करते थे, वो तैयार करते थे क्योंकि आसानी से कर सकते थे।
और उसका इस्तेमाल भी होता होगा, करते ही थे। वो लोग बनाते हैं तो वो तो करेंगे ही, और बच्चों को तो हमने पूछा नहीं है तो वो बात मैं बता नहीं सकती। तो ये टीचर काम करते थे, लेकिन उनकी दिक्कतें क्या थी, ये सब तो काम जो 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 एजुकेशन के बारे में था वो बहुत खुश होके करते थे। उनकी दिक्कतें क्या थी हम समझ सकते हैं। उनको पल्स पोलियो पिलाने जाना पड़ता था, सेंसस करने तो टीचर ही जाएंगे, फिर उसके अलावा गायत्री यज्ञ करने जाना पड़ता था 2005 में। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि आप लोग कैसे कर सकते हो, और करते वो तो करना पड़ता था उनको। तो ये तो बड़ा अजीब लगा। पल्स पोलियो तो ठीक है, अभी भी ठीक लगा। सेंसस करने तो हमारे घर टीचर आया करते थे, तो हमें थोड़ी आदत भी थी, तो वो भी ठीक लगा। इस बार वो जो इलेक्शन हुआ हमारा, उसमें टीचर नहीं आए। मैंने पूछा आप टीचर? बोलते नहीं, मैं क्लार्क हूँ, का कॉरपोरेशन में क्लार्क हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि टीचर नहीं आए इस बार। तो उनका नाम पूछा तो वो तो मुस्लिम निकले। थोड़े डरे हुए थे कि मैं नाम कैसे बताऊं, लेकिन मुस्लिम था तो उसको तो जाना पड़ेगा, मना तो कर नहीं सकता है। बाकी कभी मैंने टीचर के अलावा किसी को मेरे घर आते हुए देखा ही नहीं है। तो मेरा तो पहला सवाल यही था, बिठा के कहा आप शिक्षक है? तो मैं 2-4 और भी सवाल पूछ लूँ, क्योंकि ये इसने इंटरेस्ट तो तैयार किया था कि आप जान लो। शहर के एजुकेशन के बारे में तो हम जान भी सकते हैं, फिर भी टीचर के मुंह से सुनना थोड़ा अच्छा लगता है। शहर में अभी मैं बताऊं तो जहाँ मैं भोपाल में रहती थी, एक भी बड़ी स्कूल नहीं थी। मेरे बच्चे अहमदाबाद आते थे पढ़ने के लिए, और अब घर से बाहर निकलो तो स्कूल दिखती है छोटी, फिर थोड़ा आगे जाओ तो बड़ी स्कूल दिखती है। मेरी सोसाइटी में अभी 5 बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं। बड़ी बड़ी मैं बोल रही, छोटी नहीं। वो बोर्ड पे लिखते हैं फ्रॉम प्राइमरी टू 12th स्टैंडर्ड। इतनी बड़ी बड़ी स्कूल, एक सोसाइटी बड़ी है मेरी, लेकिन इतनी स्कूल तैयार हो गई है बड़े शहरों में, और गांव में जाओ तो 7,000 कम हो गई। ये क्या बात होगी, मेरी तो समझ में नहीं आया। भले वो ये सरकारी प्राइवेट स्कूल वहाँ खुलने का कोई आसार मुझे नहीं दिखते हैं ज़्यादा। प्राइवेट स्कूल खोल के क्या करेंगे? यहाँ तो आप फीस कितनी भी ले सकते हैं, बड़ी बड़ी स्कूल है, कितनी फीस लेते हैं आजकल। ग्रांटेड स्कूल तो बहुत कम है, बहुत, आप गिन सकते इतनी अहमदाबाद में ग्रांटेड स्कूल है, सब प्राइवेट स्कूल है। यूनिवर्सिटी मेरे ज़माने में ग्रांटेड थी, मैं यूनिवर्सिटी से हूँ, तो यूनिवर्सिटी का तो मैं हायर एजुकेशन का तो सब कुछ जानती हूँ, अभी भी जानती हूँ। लेकिन प्राइमरी का तो ये स्टडी के माध्यम से ही मुझे जानने को ज़्यादा मिला। तो यूनिवर्सिटी पूरी ग्रांटेड थी। लड़कियों को हमने फ्री पढ़ाया है, लड़के से हम बहुत कम फीस लिया करते थे। और अभी तो देखो, मेरा तो सर चकरा जाता है। 5 लाख इज़ नथिंग, 5 लाख फी इज़ नथिंग। कौन से कैसे? और अभी हम कर्णावती यूनिवर्सिटी में जाने को मुझे मिला, वहाँ बहुत बड़ा सेमिनार किया था, वहाँ जाने को मिला। तो ऑलमोस्ट जो भी पढ़ रहे थे मिडिल क्लास की लड़कियाँ पढ़ रही थी, और हमें मीडिया की लड़कियाँ दिया हुआ था जो हमारा देखभाल कर रही थी। सबको एक एक जवाबदारी सौंप दी गई थी कि आप इनका देखभाल करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, इनको कोई अगवड़ता नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो तो ऑलमोस्ट टीयर्स में थी कि हम 15-15 लाख हर साल का देते हैं और पढ़ते हैं। उसके माँ बाप कैसे है? टीचर के स्टूडेंट्स, वो बच्ची थी, माँ बाप दोनों टीचर थे। अब 15 लाख कहाँ से लाएंगे? फिर हमने और कोर्सेज में, वहाँ जो लड़के खड़े थे गेट पे, उनसे पूछा 45 लैक्स उनका पूरा कोर्स करने के, 45। अब कहाँ से माँ बाप लाते हैं ये पैसे? फिर भी पढ़ाते हैं। और एक वाक्य मुझे बहुत अच्छे से याद है।
मैं यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी, तो वहाँ एकदम क्राउड जैसा दिखा मुझे। मैं क्राउड देखती हूँ तो खड़ी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो तो अगर मैं मदद कर सकूँ। मैं भाग नहीं जाती क्योंकि मेरी बेटी का ही एक्सीडेंट हो गया था। कोई भाग जाता, अगर उसने किसी ने नहीं बचाया होता तो आज वो नहीं होती। तो ये उसके बाद तो मैं कभी भागती नहीं हूँ। कोई मेरी मदद ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन मैं खड़ी ज़रूर रहती। मैं खड़ी हो गई, मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो बोले 2 लाशें पड़ी हुई है, दोनों ने जहर खा लिया है, एक बाप है एक बेटा है, और उस टाइम रिज़ल्ट निकला था, तो जो रिज़ल्ट उनको चाहिए था वो नहीं मिला होगा। तो पढ़ने की इतनी सबको इंतज़ारी है, इतनी ज़रूरत है कि बाप ने सब कुछ बेच के, जो भी होगा उसके पास, सब कुछ बेच-बाच के पढ़ाया होगा बच्चे को। अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, ये आशा से पढ़ाया होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो दोनों वहाँ पे ज़हर साथ में ही लाए थे, वरना कहाँ से आता ज़हर। नहीं रिज़ल्ट निकलेगा अच्छा तो हम खा लेंगे। दोनों लाशें वहाँ पड़ी थी, वहाँ क्राउड जमा हो गया था। अब वो तो दोनों मर गए, कौन पूछेगा किसका रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट, कौन से स्टैंडर्ड का। कॉलेज का होगा रिज़ल्ट, मैं ऐसा मानती हूँ, या फिर मास्टर्स का होगा रिज़ल्ट। मास्टर्स का तो नहीं होगा, नहीं तो मुझे पता होता है कॉलेज का रिज़ल्ट होता है। इतने सारे बच्चे जमा हो गए थे तो कॉलेज का ही होगा। जो भी हो, माँ बाप को कितनी इच्छा होती है कि बच्चों को पढ़ाए, सब कुछ बेच-बाच के खाली होके पढ़ाते। अब घर के लोगों का क्या हुआ पता नहीं, बाप बेटा तो गया, लेकिन घर में और तो लोग होंगे, बाप बेटा 2 तो नहीं होंगे। तो सब कुछ बर्बाद करके बहुत टाइम थी जी, सब कुछ बर्बाद करके वो पढ़ाते हैं बच्चों को। और वो क्या पढ़ते हैं, 15-15 लाख फीस दे के उस टाइम मुफ्त पढ़ते थे। मुफ्त यानी कि ऑलमोस्ट, लड़के नहीं मुफ्त पढ़ते थे लेकिन वो ऑलमोस्ट मुफ्त था। ऑलमोस्ट 100-150 ऐसी कोई फीस थी उस टाइम, मुझे याद नहीं है। हमारा तो प्रोफेशनल कोर्स था तो भी इतनी ही फीस थी, 200-250 जितनी थी। हाँ, तो हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स था। मेरा पूरा बजट उस टाइम लाख का नहीं हुआ करता था, 1 लाख पे हम पहुँचते ही नहीं थे कभी। इतना हमारा पूरी साल का मेरा डिपार्टमेंट का बजट था। बजट मैं तैयार करके रखती थी क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम, तो मैं करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि फ़ीस ग्रांटेड थी, सब कुछ ग्रांटेड था। ग्रांट आती थी और उसके ऊपर पढ़ाते थे, फ़ीस से कुछ नहीं होता था। और फिर भी मेरा बजट 70, 75, 80 ऐसा कुछ था, हज़ार, लाख नहीं था पूरा। तो ये सब हमने शिक्षकों को पूछा कि आप ये सब काम, तो उनको रेजिस्टेंस तो बहुत था लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। गायत्री का यज्ञ करना है तो करना है, पल्स पोलियो, सेंसस, लेकिन जो वो मैंने बोला कि 3 साल से 33 साल वाले टीचर को हमने इंटरव्यू लिया था, ग्रुप डिस्कशन भी किया था। ग्रुप डिस्कशन में कई टीचर नहीं भी बोलते हैं, जो 1 साल की जिनकी सर्विस हुई है वो तो कभी बोलने से हिचकिचाते हैं कि शायद कोई सीनियर टीचर सुन लेगा, लेकिन वो पीछे से हमको पकड़ते थे कि बहन जी सुनिए, हमारी बात सुनिए। ऐसा नहीं था कि हमें जानने को नहीं मिलता था। वो बोलते थे कि हमारा 2000 का पगार है, हम फैमिली को लेके तो आ नहीं सकते, 2000 में रहने की सुविधा नहीं होती है गाँव में, हम 2000 में कैसे चलाएंगे, घर कैसे लेके नहीं आ सकते। घर में तो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, पत्नी भी कभी को लेके नहीं घूम सकते, हमें अकेले यहाँ अप डाउन करना पड़ता है। अप डाउन करने में ही वो थक जाते हैं, दूर दूर से अप डाउन करते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे। फिर भी ऊपर से इतना काम करना पड़ता है। वो नहीं बोल रहे थे हम पढ़ा नहीं सकते, मैं बोल रही हूँ कि क्या पढ़ाएंगे, वो इतना अप डाउन करके थक जाते थे। और जो ये एक मुसीबत थी, दूसरा ये था कि
सबको बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना था। ये शिक्षक थे, फिर भी उनको अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना था, अच्छी स्कूल में पढ़ाना था शहर में। तो बच्चों को तो लेके घूमेंगे नहीं, बच्चों को तो शहर में ही रखेंगे, जो भले छोटे शहर में होंगे। मैंने तो गांव का किया है। मैं अपनाबाद या गांधीनगर या सूरत या वडोदरा की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बात कर रही हूँ कि जो छोटे शहरों, ये यहाँ से टीचर आते थे लेकिन गांव में जाते थे उनको, क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र होती थी, ट्रांसफरेबल जॉब थी विद्यासागर को, जहाँ रखते हैं जाना पड़ता है। तो ये उनकी दिक्कत थी। एक तो बच्चों के लिए वो फैमिली को नहीं घुमाते थे, दूसरा फैमिली को घुमा ही नहीं सकते थे। 2000 का पगार था उनका, रहने की सुविधा नहीं थी। वो बोल रहे थे ऐसी, हमने, मुझे नहीं पता, मैं गाँव, इतने छोटे गाँव में मैं रही नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको इतनी सुविधा नहीं मिलती थी। तो ये उनकी दिक्कत थी। फिर 33 साल वाली टीचर हमको आके बोलती है कि अब मुझे कोई भी विषय पढ़ाने को भी, जब टीचर चला जाता है, शिक्षक कोई छोड़ देता है, तो मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है जो मुझे खुद नहीं आती। मैं पढ़ाऊँ कैसे? मुझे मैथ साइंस पढ़ी होगी मैथ साइंस। 33 के साल के बाद कितना बदल जाता है मैथ साइंस, वो भी कभी कभी मुझे पढ़ाना पड़ता है। मैं कैसे पढ़ाऊँ? इनकी दिक्कत ये थी कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई टीचर चला गया तो सीनियर टीचर को कुछ भी दे दो, अब वो पढ़ाएगा कैसे? उनकी दिक्कत ये थी। ये मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई नई बात जानने को मिली। ये बात शायद हमें नहीं पता होगी, इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए उनके पास सुविधा नहीं थी इतनी। फिर जैसे मैंने कृषिशाला इसमें ली है, मैंने आश्रमशाला भी ली है, मैंने बाकी तो सादी शालाएँ थी, और एक इंग्लिश मीडियम शाला थी लड़कियों के लिए। दे वर वेरी प्राउड ऑफ इट। वो GIT वाले बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हमारी इंग्लिश मीडियम शाला, आप वहाँ तो जाना ही है। तो वहाँ भी हम गए थे। एक ही शाला थी उस टाइम, तो ऐसा कोई इतना महत्व नहीं था, लेकिन हमने लगा कि हमें जाना चाहिए, उनको इच्छा है तो हमें जाना चाहिए। तो हम गए थे। आश्रम शाला में भी गए। आश्रम शाला में खेल बहुत अजीब था। डीनोटिफाई हो गया वो एरिया, उसको ट्राइबल एरिया ही मिटा दिया। तो बोले अब तो हमारी, उस टाइम तो नहीं बंद हो रही थी, लेकिन उनको पता चल गया था कि ये एरिया तो डीनोटिफाई हो रहा है, तो ये स्कूल तो, या आप स्कूल कहीं ले जाइए। अब यहाँ उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी की है, सुविधाएं खड़ी की है, टीचर के रहने के लिए क्वार्टर्स खड़े किए। आश्रमशाला तो जंगल में होती है, वो कोई गांव में भी नहीं होती है। तो वहाँ तो आपको सब कुछ सुविधा खड़ी करनी पड़ती है। ये सब खड़ी करके आप एकदम कैसे बदल देंगे? जगह कैसे बदल देंगे? तो आपको तो ग्रांट नहीं मिलेगी आश्रमशाला, ग्रांट के बिना कोई चलाएगा कैसे? ये 2005 की दिक्कत थी। उसी स्कूल में मैं अर्थक्वेक के टाइम पे बहुत गई हुई थी, 1 साल तक गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे रहने की सुविधा कर रहे थे। बच्चे तो थे नहीं, क्योंकि बच्चे रहने की शाला आधी टूटी हुई फूटी हुई थी। उन्होंने टेंट लगाए थे हमारे लिए, टेंट में हम रहते थे। और नज़दीक के गांव में मैं साइकिल दी हुई थी, बाइसिकल, वो लेके मैं जाती थी। चलने जितना डिस्टेंस नहीं था, काफ़ी डिस्टेंस था। तो वहाँ मैं बहुत काफ़ी रही हूँ अर्थक्वेक के टाइम पे, क्योंकि वो तो बंद था, यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं था, जाते थे आते थे, बस कोई काम तो होता नहीं था। और सर्कुलर आया था गवर्नमेंट की ओर से कि जिसको अर्थक्वेक में काम करना है जा सकता है, तो हम चले गए। अच्छा लगा था मुझे वहाँ जाके कि चलो हम कुछ तो कर रहे हैं। तो वहाँ का तो ये एरिया डीनोटिफाई कर दिया। तो वो शाला 5 में तो चली गई। अब वो लोग तो दिक्कत में थे, क्या किया मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा अर्थक्वेक का टाइम और उसके बाद 5 साल बहुत उसमें फ़र्क हो गया। तो आश्रमशाला का ये हाल था। कृषिशाला में हम गए, एक शाला में हम गए, स्कूल में हम गए, तो बहुत अच्छी बात की। उसने बताया कि हमारे बिल्डिंग भी अच्छी थी, हमारे पास कंप्यूटर लैब भी है, टीवी भी है,
जो भी उस टाइम जो भी कंप्यूटर का हाल था वो था वहाँ पे। लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है कि जो भी होता है सीज़न, जब भी खेती का सीज़न आता है, हम किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते। अगर गांव का टीचर होगा तो वो भी नहीं आएगा। खेती का टाइम यानी कि अगर आपकी खेती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप खेत मजदूर की तरह काम करेंगे। तो खेती का टाइम तो आप छोड़ ही दीजिए। गर्मियों में छुट्टी होती है, गर्मियों में उसको उन लोगों को कोई काम नहीं होता है बच्चों में, बच्चे भटकते हैं इधर उधर। उस टाइम का इतनी तो सुविधा थी नहीं कि चलो आप बारिश के सिवाय की खेती करें। तो गर्मियों में इतनी खेती होती नहीं थी, बच्चे भटकते थे। और जब बारिश होती थी, जब खेती का टाइम था, तब छुट्टियां नहीं थी। ये उनकी दिक्कत थी, जो मुझे तो पहली बार पता चला कि ऐसा भी हो सकता है कि चलो, तो ये तो होगा नहीं, स्कूल में तो छुट्टियां तो साथ में ही होती है। अब आप गाँव के जो भी ज़रूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको कभी आप पूरा नहीं करते। आप उसमें देखते ही नहीं हो, आपको देखने की भी इच्छा नहीं है। शायद आपको जानकारी है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता है कि गांव में ये ज़रूरत है, इसको आपको ध्यान में लेना ही पड़ेगा, वरना आप शाला कैसे चलाओगे। फिर वहाँ आप क्या बोलेंगे, बच्चा कितने कब आता है, ड्रॉप आउट रेट तो ज़्यादा होगा ही, और आता भी है तो कब आता है, पूरी सीज़न निकल जाएगी। माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं होगी कि बच्चे को पहुँचाए। थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो उसको तो बहुत सारा काम करना पड़ता होगा। तो वो बोले नहीं, कोई नहीं आता है बहन जी, ये तो हमारी छुट्टियाँ अभी होनी चाहिए। मैंने बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते, करना तो स्टेट को है, गवर्नमेंट को है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब टीचर की जवाबदारी ब्रिज कोर्स पढ़ाने की थी। कोई ब्रिज कोर्स मुझे नहीं लगता है पढ़ा सकता है। और अभी उस टाइम का तो नहीं पता, अभी हमारे साहब ने बहुत मज़े से महात्मा मंदिर में जाके बोला कि हमारा गुजरात का तो 1% से नीचे भी ड्रॉप आउट रेट हो गया। अब किसका क्या वो तो नहीं पता है, लेकिन एक अच्छी बात अभी ये हो रही है कि कोई भी कुछ बोलता है तो फैक्ट चेक वाले आ जाते हैं, इमीडिएटली आ जाते। एक बहुत हमारे टाइम तो कोई फैक्ट चेक नहीं थे। हमने तो जो सरकार ने बोला, जो हमने डेटा में जो हमें मिला, जो प्राइम मिनिस्टर या सीएम चीफ मिनिस्टर बोलो वो बोलते थे वही मानते थे। कभी हमने शंका भी नहीं की थी कि उनको नहीं मानना है। डेटा तो, मैं तो रिसर्चर थी, मुझे क्यों मानना था पता नहीं, लेकिन मैं भी मानती थी। आज इतना अच्छा हो गया है, साहब ने हमें एक चीज़ सिखा दी, वो किसी की मत सुनो। आप खुद करो रिसर्च, या आप खुद डेटा चेक करो, फैक्ट चेक भी करो, सब कुछ करो, आप खुद कर लो और आप खुद इसमें से निष्कर्ष निकालो कि क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात सिखा दी है हमें। लेकिन साहब ने बहुत बड़े महात्मा मंदिर में जाके बोला कि 1% से भी नीचे ड्रॉप आउट रेट हो गया। किसका, वो नहीं बोला, स्कूल एजुकेशन का। ओके, तो फैक्ट चेक वाले तो शुरू हो गए कि चलो हमें तो अब धंधा मिल गया, काम मिल गया, अच्छा है फैक्ट चेक करना है। तो उन्होंने कैटेगरी बनाई। मैं यहाँ दो कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तीसरे भी क्यों करनी। प्राइमरी, प्राथमिक और सेकेंडरी, 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई। अब प्राथमिक में भी 1.5 मिनिमम था, ओके, और सेकेंडरी में तो 23% से लेके 33% तक आता था। यानी कि आपको अजीब लगेगा कि गुजरात में इतना रेंज क्यों, 10% का भी रेंज क्यों। गवर्नमेंट की 4 संस्थाएं ड्रॉप आउट रेट का अभ्यास कर रही है, डेटा भी दे रही है 20-21 का, उसके बाद का डेटा नहीं है, डेटा भी दे रही है। सब अलग अलग क्यों दे रहे हैं? तो फैक्ट चेक वाले ने पूछा कि आप अलग अलग डेटा क्यों दे रहे हैं। कोई बोलता है कि 23% है, कोई बोलता है 33% है, हमें क्या समझ में क्या आएगा। तो बोले हमारे इंडिकेटर अलग अलग है। अब रिसर्च के हिसाब से मैं तो समझती हूँ, आप भी समझते होंगे, नहीं मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूँ।
कोई बोलता है कि 6 महीने तक नहीं आया तो उसको ड्रॉप आउट बोलेंगे। कोई बोलता होगा कि माँ बाप आके नाम निकलवा गए तो ड्रॉप आउट बोलेंगे। कोई बोलता है कि भाई खाने में नहीं आएंगे, यानी कि मिड डे मील में नहीं आएंगे, तो हम ये सब अलग अलग, चारों ने अलग अलग स्टडी की है। ऐसा क्यों होना चाहिए वो तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसे स्टडी होते हैं। मैं यहाँ इतना स्पष्ट करना चाहूँ कि कोई भी स्टडी हम देखते हैं तो ये सब देख लेना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्चर के हिसाब से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कभी स्टडी के रिज़ल्ट में सिर्फ मत जाइए, बहुत मिसलीडिंग हो जाता है। फिर साहब ने तो बोल दिया था कि 1% के नीचे है, ऐसा तो था ही नहीं, लेकिन बोलने में क्या जाता है, बोल तो हम सब कुछ बोल सकते हैं। अब ये थोड़ा बहुत और भी, ये हमारा इसमें मैं तो सिर्फ गुजरात की ही बात करती हूँ, फिर भी देखा कि गुजरात के जो फिगर्स हैं अभी वो किससे कम है आपको पता है? वो है बिहार से भी कम है, या देखिए ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट हमारा बिहार से भी ज़्यादा है। वीमेन में तो है ही हम आगे। वीमेन का जो भी अभी आता है, जो सेंसस में स्टडी आए, वो तो हम आगे है ही है। वीमेन डेथ में भी आगे हैं, सब में हम आगे हैं। यानी कि वीमेन का सेंसस में कम आता है, उसका मतलब है कि वो बच्चियों को मारते होंगे, फीमेल फिटिसाइड होता होगा और बहुत सारी चीज़ें होती होगी। ये सब से हम आगे हैं, तो इसमें भी क्यों पीछे रह जाए? इसमें भी हम आगे हैं, बिहार से भी आगे हैं। अब केरला तक तो पहुंचने की कोई बात ही नहीं है, और केरला को तो रोज़ गालियाँ मिलती है। फिर हमने सोचा कि चलो एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ। मैंने सोचा क्योंकि सब खंगालने की आदत जो हो गई है, तो एजुकेशन इस देश में 500 ईयर्स तो मुग़ल ने राज किया हमारे पे, उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ ने राज किया। फिर हमें मीनाक्षी बहन बोली कि हमें आज़ादी के बाद एजुकेशन पे थोड़ा ज़ोर बहुत बढ़ाया। ज़ोर अभी जो कम हो रही है स्कूल के, उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज़ादी के बाद हमारा बहुत ज़ोर बढ़ा एजुकेशन में। तो 500 साल मुग़ल के देखे मैंने, तो अकबर को खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था। अकबर से लेके औरंगजेब तक सब अकबर पढ़ा नहीं था, लेकिन उसको इंटरेस्ट था, और बाकी के सब उसके वारस थे, वो बहुत सारा पढ़े लिखे थे और उनको भी बहुत इंटरेस्ट था एजुकेशन में। तो एजुकेशन तो चला, जहांगीर और शाहजहाँ तक चला। फिर ऐसा ही एजुकेशन मैं समझती हूँ, जैसे हम मेरे नहीं लेकिन मेरे आगे के टाइम उनके सिर्फ ऑफिसर्स हुआ करते थे गोरे, बाकी सब इंडियन सोल्जर से लड़े। तो उनका 80% जो बजट था, यानी कि इंडिया से ही लूटते थे, जो भी पैसे लूटते वो सब लड़ाई में, यानी कि सैन्य में जाता था। उनके पास एजुकेशन के लिए कहाँ पैसे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही पहले तो हमें तो इतिहास तो पता है। फिर हमें एजुकेशन शुरू किया, ब्रिटिश राज हुआ, यानी कि रानी का राज हुआ, क्वीन का राज हुआ, और एजुकेशन शुरू किया तब तो बड़े बड़े शहरों में। मेरे पिताजी की बात करूँ तो मेरे पिताजी को हम भावनगर के पास के गांव से, छोटे गांव से, वो वहीं के थे। भावनगर में उन्होंने आगे शिक्षा ली और फिर उनको इंजीनियरिंग करने के लिए कराची जाना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन कहाँ। मेरे पिताजी की बात है, तो अभी तो मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, मैं अहमदाबाद में हूँ। हम पढ़ सकते हैं, या जो भी चाहे पढ़ सकते हैं। इतना तो डेवलपमेंट हो गया कि पिताजी को कराची जाना पड़ा। और फिर मेरे जो काका थे, दादा तो नहीं पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण है फिर भी पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे काका पढ़े लिखे, सब बच्चे पढ़े, सब बच्चों को पढ़ाया, लड़कियों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया। मेरी माँ भी थोड़ी बहुत घर में पढ़ाई की, क्योंकि लड़कियों की स्कूल नहीं थी। जहाँ मेरे नाना जी की बदली हो रही थी वहाँ स्कूल नहीं थी, वो पैसे वाली थी, तो टीचर
घर पे आते थे और पढ़ाते। मेरी माँ भी अच्छे से पढ़ी लिखी थी, वैसे तो डिग्री नहीं थी फिर भी। तो ये हालत थी शुरू में। फिर आज़ादी के बाद तो बहुत सारे स्कूल हो गए। गांव में नहीं थी, लेकिन शहरों में तो हो गई। हम भी आराम से यहाँ पढ़े हैं। मैं भी पीएचडी तक तो अहमदाबाद में ही पढ़ी हूँ, कहीं गई। अब तो बच्चे बाहर जाते हैं, अब तो यहाँ पढ़ते भी नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा होता है तो बाहर चले जाते, बाहर यानी कि परदेश। अब इसमें ये गवर्नमेंट ने या स्टेट ने इतनी जवाबदारी ली थी 2 साल, 200 यानी पहले 100 साल तो जाने दो, दूसरे साल में इतनी जवाबदारी थी। अब शिक्षण इतना बड़ा क्षेत्र है, मैंने शुरू में ही बोला कि मैं कभी उसके बारे में पूरे बारे में बात कर ही नहीं सकती। उतने बड़े क्षेत्र को कवर सिर्फ जिसके पास इतनी सत्ता और पैसे है वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने जवाबदारी 100 साल के बाद तो निभाई, और धीरे धीरे ही शुरू होता है। इंग्लिश एजुकेशन ही शुरू किया, वो तो बहुत जाहिर सी बात है। फिर हमारी जो स्टेट की भाषाएं थी उसमें एजुकेशन तो बाद में शुरू हुआ, पहले तो इंग्लिश में ही थे। मेरे पिताजी इंग्लिश में ही पढ़े थे, उनको ठीक से इंग्लिश आती थी। उसके बाद तो मोरारजी भाई ने जो सब बताया आपको, बहुत बूढ़े लोग यहाँ, मुझे नहीं बोलने की ज़रूरत। यानी कि ये जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें 100 साल में हमारा सब कुछ निकल गया एजुकेशन, ऐसा मैं समझती हूँ। अभी मेरे को गोवा जाने का 2-3 बार चांस मिला। जब भी मैं गोवा जाती हूँ पूछती हूँ कि पोर्चुगल, गोवा को तो इतने आज़ाद हुए, अपने देश जितने साल भी नहीं हुए। पोर्चुगल किसको आता है, लैंग्वेज किसको आती, किसी को नहीं आती। यानी कितनी जल्दी आपकी भाषा चली जाती है, एक पीढ़ी में आपकी भाषा चली जाती है। किसी को नहीं, मेरे दादा को आती थी, मेरे पिताजी को आती थी, थोड़ा बहुत हम समझ ले। इतना रिस्पॉन्स अच्छे लोगों, पढ़े लिखे लोगों से आया। बाकी किसी को इंग्लिश में पढ़े वो लोग बाद में, और फिर कोंकणी उनकी भाषा है तो कोंकणी में बहुत सारे बच्चे कोंकणी में पढ़े। इतनी जल्दी आपकी भाषा चली जाती है, ये मेरे को वहाँ जाकर रियलाइज़ हुआ, गोवा में। तो आप समझ सकते हैं कि आप 100 साल तो गए आपके, तो आपकी भाषाएं चली गई, सब भाषाएं चली गई उतने में। फिर जो थोड़ी बहुत भाषाएं रह गई उसमें फिर इंग्लिश में एजुकेशन शुरू की। इंग्लिश किसको आती थी, अभी हमें आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि अब मोरारजी भाई चले गए, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो गई, हम शहर में रहते हैं तो हमें इतनी इंग्लिश आती है, बाकी हमें भी नहीं आती थी। मैं भी गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ, 1-2-3 छोटी छोटी चीज़ें, कि शालाएँ बंद हो रही है गाँव में, शहरों में नहीं बंद हो रही है। शहरों में तो ऐसे फूट रही है शालाएँ, प्राइवेट ज़्यादा, और यूनिवर्सिटी से भी ग्रांट वाली जो ब्रांचें थी वो कम हो रही है, नॉन ग्रांटेड ज़्यादा हो रही है। फ़ीस वहाँ भी कम है, लाख के अंदर रहती है, फिर भी लाख तो फ़ीस वहाँ भी है। यहाँ तो जैसे ग्रांटेड में तो बहुत, और ग्रांटेड लोग कम कर रहे हैं। ग्रांटेड में क्यों जाना है, इतना पैसा मिलता है, हम पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब स्कूल तो बिज़नेस हो गई, स्कूल और हायर एजुकेशन भी बिज़नेस हो गया। अब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो वो लोग मेला ही करते हैं, हर बार हमें ये उजवना है, ये हमें सेलिब्रेट करना है, वो सेलिब्रेट करना, यही चलता है। पढ़ाते हैं कब पता नहीं, एग्ज़ाम 2-2 3-3 हो गए और सेलिब्रेशन ही चलते। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे नहीं चलते इतने सेलिब्रेशन। मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने की मेरे को मौका मिला है, मीडिया के कोर्स में बहुत तो कम थे तो मौका मिला है, वहाँ इतने सेलिब्रेशन नहीं होते। लेकिन यूनिवर्सिटी तो सेलिब्रेशन ही कर रही है। अब ग्रांटेड का ये हाल है, जो स्कूल का हाल था वो अब यूनिवर्सिटी का हाल है, वहाँ तक बढ़ गया। तो ये सब अभी हाल हो रहा है एजुकेशन के। अब इसमें क्या बोलूँ, क्या ज़्यादा बोलूँ, आप खुद तो समझ रहे हैं कि एजुकेशन का हर्ष हो रहा है। तो
हे थैंक यू वेरी मच मेरी बातें सुनने के लिए। शायद आपको इंटरेस्ट पड़ा होगा, जानने को शायद मिला होगा।